हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे डी ट्रिपल एस बी हो गया, बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, एच टेट हो गया, एस टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, कोई भी केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है टेलीग्राम पे कि मैम हमारे लिए कराइए आप, मतलब पर्टिकुलर एग्जाम का नाम लेकर कि इसके लिए आप टीआरई के लिए तैयारी करवाइए या केवीएस की तैयारी करवाइए। तो यहाँ पर ये जो वीडियोस हैं एनसीईआरटी बेस्ड है, प्रॉपर एनसीईआरटी की लाइंस उठाकर मैं वीडियोस को प्रिपेयर करती हूँ। तो ये एनसीईआरटी सब में आनी है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, अभी मैंने आपको बोला ना कि ये जो सारी सीरीज है, थोड़ा सा कंटेंट को प्रिपेयर कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं हमको। तो ये सब चीजों से जुड़े रहो, भी चिंता मत करो, बस सेशंस को देखते रहो। और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर छोड़ के जाया करो, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो फ्रेम करने में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के क्लास 10th जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को मैंने स्टार्ट किया है, उसका सेकेंड चैप्टर, जो कि आपका एसिड बेस और सॉल्ट है, क्षार और लवण। ठीक है, तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, बहुत तरीके के क्वेश्चंस मैंने इसके प्रिपेयर करे हैं आपको करवाने के लिए। तो चिंता बिल्कुल मत करना क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस इतने करने वाले हैं कि सारा कंटेंट भी रिवाइज होता जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चैप्टर में आपको सबसे पहले ये समझना है कि एसिड क्या होता है, आपका अम्ल क्या होता है, और आपका बेस क्षार क्या होता है, और सॉल्ट कैसे बनता है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल बोलूंगी एसिड क्या है, तो कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसी चीज जो कि आप अगर पानी में डाल रहे हैं और पानी में डालने के बाद वो H+ आयंस को रिलीज आउट कर रही है, तो वो क्या चीज हो गई, हमारी एसिड हो गई। तो मतलब एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट रिलीज H+ आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो सिंपल चीज है, इसको समझेंगे कि अगर पानी में डाला किसी भी एसिड को पानी में डाला, तो वो किस में टूटेगा, H+ और आपके पर्टिकुलर दूसरा जो आपका नेगेटिव उसमें रहेगा आपका आयन, उसमें वो टूट जाएगा। मतलब HCl है अगर, तो H+ आ जाएगा और प्लस Cl- आएगा। यहाँ पर अगर H2SO4 होगा तो ये भी एक एसिड है। ये कैसे पता चलेगा कि H+ आ जाएगा और SO4 2- आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमें ये समझ में आया कि जनरल स्टेटमेंट समझ में आई कि अगर कोई भी एसिड है तो वो पर्टिकुलर H+ आयन में हमेशा टूटेगा। और H+ के साथ साइड में मतलब या तो क्लोराइड आयन होगा, या सल्फेट आयन होगा, या नाइट्रेट आयन होगा, तो वो उसके हिसाब से होगा जो भी जिस भी तरह का एसिड होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब हमें पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एसिड है तो इसका मतलब उसके अंदर H+ आयन प्रेजेंट होगा। इसी जगह पे अगर मान लो कोई बेस है मेरे पास, अब बेस है तो मैं उसे कैसे समझ सकती हूँ, मान लो मेरे पास NaOH बेस है। ठीक है, NaOH। अब यहाँ पर क्या बात है, स्टेटमेंट क्या बोलती है कि अगर कोई भी सब्सटेंस बेस है, मतलब मेरा कोई भी सब्सटेंस क्षार है, तो अब वो चीज क्या होगी, उसको किसमें टूटना चाहिए, हमेशा OH- OH नेगेटिव आयन में टूटना चाहिए। मतलब हमेशा अगर कोई भी बेस की बात होगी तो OH- आयन हमेशा प्रेजेंट होंगे। हमें दो चीज समझ में आई कि अगर एसिड होगा तो H+ आयन होगा, और बेस होगा तो OH- आयन होगा। तो यहाँ पर ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव में टूट जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा OH- आयन। तो यहाँ पर OH- आयन हो गया। इसी जगह पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब आपका क्या है, इसको अगर तोड़ूंगी मैं तो Mg2+ में टूटेगा, Mg2+ और प्लस वापस से OH- आयन। तो इससे ये एक कॉमन स्टेटमेंट आ गई कि जहां भी अगर कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड है या बेस है, ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है तो हमेशा H+ आयन में रिलीज आउट होंगे जब उसको डिसॉल्व करेंगे पानी में। और अगर कोई सब्सटेंस को डिसॉल्व करा जा रहा है पानी में और वो OH- आयन को रिलीज आउट कर रहा है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, बेस होगी। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। सिंपल मैं अगर आपको एक समराइज करूं तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है तो वो OH- आयन वो H+ आयंस को रिलीज आउट करेगा। और अगर कोई भी सब्सटेंस मेरा बेस है तो वो क्या करेगा, मेरे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अगर मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको मैं डिसॉल्व कर रही हूँ किसमें, पानी में। अब जैसे ही पानी में डिसॉल्व किया, अगर H+ आयन है तो ये क्या होगा, ये एसिड हो जाएगा। और यहाँ पर अगर OH- आयन है तो ये बेस होगा। अब इससे आसान से आप नहीं समझ सकते, ये बहुत इजी एक लैंग्वेज है। इसको आप अपने बुक में कहीं भी जहां मार्क्स नोट कर रहे हैं उसको नोट कर लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस है
उसको डिसॉल्व किया पानी में, H+ आयन रिलीज आउट हुआ तो वो एसिड है, और OH- आयन रिलीज आउट हुआ तो वो बेस है। वापस क्षार और अम्ल की यहाँ तक बात हो गई, समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, एसिड एक लैटिन टर्म से लिया गया है जिसका नाम होता है एक्रियर, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, वो होता है मतलब खट्टा, मतलब कोई भी चीज खट्टी है तो वो एसिड है, ठीक है, कोई भी चीज खट्टी है तो वो एसिड है। तो लेटिन वर्ड पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि कौन से वर्ड से लिया गया है, तो आपका एक्रेयर बोलो, एसेयर बोलो, मतलब बहुत तरह की प्रोनाउंसिएशन है, उसको समझेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खट्टा, या फिर हम इसको बोल लेते हैं सॉर, ठीक है। अब इसमें हमको पढ़ना है यूजेस। यूजेस हम किसके पढ़ेंगे, यहाँ पर एसिड के यूज पर पढ़ेंगे, अम्ल के यूज पढ़ेंगे, और दूसरे हम यूज पढ़ेंगे बेस के, जिसको बोलते हैं क्षार। तो देखो, सबसे पहला एसिड का यूज आप ये समझेंगे कि जो एसिड है H2SO4, H2SO4 को हम बैटरीज में यूज करते हैं, और ये होता है आपका किंग ऑफ ऑल एसिड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम से पूछा गया है, किंग ऑफ ऑल एसिड्स कौन सा है, तो आपका H2SO4 आंसर हो जाएगा। दूसरा आपको एग्जाम्पल समझना है HCl। अभी मैंने पहला एग्जाम्पल आपको क्या बताया, H2SO4 का, तो H2SO4 आपका क्या हो गया, ये आपका एक तरह से बैटरीज में यूज होता है। दूसरी एग्जाम्पल होता है आपका HCl, ये आपका कहाँ यूज होता है, ये आपका टॉयलेट क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल होता है, तो ये आपका हो गया टॉयलेट क्लीनिंग। तीसरा एग्जाम्पल होता है आपका HNO3, आपका नाइट्रिक एसिड, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल आपका गोल्ड के ऑर्नामेंट्स की क्लीनिंग में का इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोला, HNO3 का यूज होगा आपका गोल्ड के ऑर्नामेंट्स की क्लीनिंग में, ठीक है। तो ये तीन आपको यहाँ पर मुख्यतः याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेसिस। अब बेसिस के यूज में देखो, बीपीएससी वालों आप लोग ध्यान से सुनो, आपका एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, विंडो क्लीनर को पूछा गया था कि विंडो क्लीनर आपका वो एसिड होता है कि बेस होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि विंडो क्लीनर जो यूज होता है, विंडो क्लीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, वो बेस होता है, ठीक है। तो ये आपका बेस का पहला एग्जाम्पल हो गया, जो कि आपका है विंडो, विंडो लिख दिया मैंने, जस्ट अ सेकेंड, विंडो क्लीनिंग, ठीक है, विंडो क्लीनर की तरह इस्तेमाल होता है। और ये कौन सा हो जाएगा, ये इसका एग्जाम्पल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये आपका विंडो क्लीनर की तरह इस्तेमाल होता है। दूसरी बात है इंपॉर्टेंट कि जो आपके बेसिस होते हैं वो आपके एज एंटा एसिड्स भी यूज होते हैं। अगर स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम क्या लेते हैं, हम एंटा एसिड की टैबलेट लेते हैं। अब ये एंटा एसिड रेंटैक हो गया, बहुत तरह के एंटा एसिड्स आते हैं, तो ये किस चीज के बने होते हैं, ये हमारे बेसिस या क्षार के बने होते हैं। दूसरा आपने सुना होगा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्या है, आपका एक क्षार है, ठीक है। तो और जैसे किसी उसने कीड़े मकोड़े ने काट लिया, किसी इंसेक्ट की बाइट हो गई, तभी भी हम क्या यूज करते हैं, हम बेस का इस्तेमाल करते हैं वहां पर। जैसे एंट ने बाइट कर दिया, तो उन सब जगह पे भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बेसिस का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपके क्लियर एंड फाइनल हुए होंगे। अब देखो, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि एसिड जो रिलीज आउट करता है H+ आयन, और बेसिस रिलीज आउट करते हैं OH- आयन्स, ठीक है। मतलब बेसिस है तो OH- आयन, एसिड है तो H+ आयन होगा प्रेजेंट। यहाँ पर आपके एग्जाम में सीटेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, और भी अन्य एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपकी विद्युत के जो चालक होते हैं या विद्युत के जो कुचालक होते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है विद्युत के चालक। तो विद्युत के चालक के एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं, ये एग्जाम्पल आप बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। सबसे पहली बात है कि कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर रही है, कोई भी चीज है, कोई सब्सटेंस है, वो विद्युत का चालक क्यों है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि उसके पास फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज चालक क्यों है, क्योंकि उसके पास फ्री आयंस पाए जाते हैं, इस कारण से वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर आते हैं आपके एग्जाम्पल्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, और कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, इसको एग्जाम्पल को याद करके अपने बुक में नोट कर लो। इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, पीपीटी के फॉर्म में पीडीएफ है मेरे पास, मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं आपको दे दूंगी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होते हैं, आप टेलीग्राम पर आकर मैसेज करो, तभी मैं आपको दूंगी पीडीएफ, नहीं तो पीडीएफ देने का कोई फायदा नहीं है, कि वहां पे कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता है पढ़ने के लिए। मैंने ये देख लिया बहुत अच्छे से, और ये मैं बहुत ही फ्रैंकली बोल रही हूँ
कि किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ने का, आपको जेन्युइनली चाहिए, आप कमेंट में पिन कर दीजिए, कमेंट में कमेंट कर दीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पे आकर वहां पे जाकर बोल सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। पीडीएफ सब मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके। पहला आपका हो गया वाटर। अब आप पानी कहीं का भी ले लें, टैप वाटर ले लें, तालाब का पानी ले लें, मटके का पानी ले लें, कहीं का भी पानी ले लें, तो वो क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि इसके पास फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात होती है यहाँ पर जो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा डिस्टिल वाटर। जो आपका आसुत जल होता है, ये आपका क्या होता है, ये वाटर को सॉरी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वाटर से, क्योंकि वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, पर जो आसुत जल होता है ये कंडक्ट नहीं करता। ये क्या होता है, ये कंडक्शन नहीं क्रिएट करता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की, ठीक है। अब देखो इसके बाद मिल्क। मिल्क हमें लगता है कंडक्ट नहीं करता होगा, ठीक है, पर मिल्क एग्जाम्पल हो जाता है कि मिल्क आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मिल्क हो गया। फिर आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर लेमन हो गया, किसी भी तरह का एसिड हो गया, कोई भी तरह का एसिड हो गया। तो ये एग्जाम्पल क्या होगा, जो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर हम वो एग्जाम्पल जानेंगे जो कि कंडक्शन में नहीं करते। कुछ रह जाए एग्जाम्पल तो मैं साइड में लगा दूंगी, ठीक है, तो कुछ चिंता नहीं करना। कंडक्शन नहीं करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हनी। हनी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा जितने भी तरह के ऑयल्स होते हैं वो कंडक्शन नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी के। और हनी हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। अभी कुछ रहेगा तो मैं आपको साइड में लगा दूंगी, ठीक। चलो यहाँ तक आपको आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। हमने समझा कि एसिड क्या होते हैं। एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अगर डिसॉल्व करें पानी में तो वह H+ आयन रिलीज आउट करते हैं, बेसिस OH- आयंस रिलीज आउट करते हैं। इन आयंस के रिलीज आउट होने की वजह से ही क्या होता है, वो सब्सटेंस क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इतनी पॉइंट क्लियर हो गया। फिर एक्रियर हमने देखा जिसका मतलब होता है सार, सार, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। यूजेस हमने देख लिया कि H2SO4 का यूज क्या है, किंग ऑफ ऑल एसिड है, ये आपका बैटरीज में यूज होता है। HCl का इस्तेमाल हमारे टॉयलेट क्लीनिंग में होता है। फिर नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल हमारा HNO3 जिसको बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल होता है। मिल्क ऑफ वेनेशिया बेस है, फिर एंटासिड बेस है। विंडो क्लीनिंग में बेस का इस्तेमाल होता है, जो उसका एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पर हम देखेंगे इंडिकेटर्स। तो अभी तक हमारा एसिड एंड बेस समझ में आ गया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। सॉल्ट अभी हम आगे देखेंगे, चिंता बिल्कुल मत करना, चैनल से जुड़े रहो और वीडियो को देखते रहो, ठीक। अब देखो इंडिकेटर, सूचक। सूचक क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक बीकर है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको बीकर ही बोलेंगे, पतीला तो आप बोलोगे नहीं, तो बीकर है। अब इसमें अगर मैं हाथ डुबोकर देखती हूँ कि किसमें पानी है और किसमें क्या है, एसिड है या बेस है, तो अगर मैं पानी में एसिड में हाथ डाल दूंगी तो भाई मेरा तो स्वाहा हो जाएगा हाथों का, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या बनाया, इंडिकेटर्स बनाए, सूचक बनाए, जिसका काम क्या था, ये पता लगाना कि कोई भी चीज एसिड है कि बेस है, कि कौन से तरीके का एसिड है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनाए गए, आपके सूचक बनाए गए। यहाँ पर हमको पढ़ने हैं 3 तरह के सूचक, जो कि आपके हो जाएंगे प्राकृतिक, फिर आपका कृत्रिम हो जाएगा, फिर आपका ऑल्फैक्टरी, जो कि आप स्मेल के थ्रू समझते हैं कि ये चीज एसिड है कि बेस है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखते हैं सबसे पहली बात कि हमको नेचुरल, जो कि प्राकृतिक रूप से आपके सूचक प्रेजेंट होते हैं, उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है टर्मरिक। आपने देखा होगा हल्दी। हल्दी का दाग अगर कपड़े पे पड़ जाता है, ठीक है, तो कैसा होता है, पीले रंग का होता है, ठीक है। इमेज साइड में देखते जाओ, मजा आता जाएगा। तो अब पीले रंग का हल्दी का दाग है। अब इसके ऊपर लेमन डालकर देखना, कभी घर में लेमन डालोगे तो पीले का पीला ही रहेगा। पर इसी जगह पर क्या करोगे, अगर लेमन की जगह क्या डाल रहे हो, साबुन डाल दे रहे हो, ठीक है, डिटर्जेंट डाल दे रहे हो, तो डिटर्जेंट क्या है, बेस है। अब जैसे ही डिटर्जेंट डालोगे, एक बेस डालोगे, क्षार डालोगे, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, उसका कन्वर्जन हो जाएगा रेड कलर में। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास एक रुमाल है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जिसपे हल्दी का दाग लगा हुआ है, और उसको क्या किया मैंने, उसके ऊपर साबुन डाल दिया, तो साबुन के डालते ही क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इससे ये एक रिजल्ट निकल गया मेरे पास कि जो टर्मरिक है, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में येलो कलर का है, येलो कलर का दाग लगा। अब जैसे ही उसमें एक लेमन डाला या एसिड डाला, अम्ल डाला, तो उसका कलर क्या रहा, येलो ही रहा। पर जैसे ही बेस डाला, डिटर्जेंट डाला, उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये हमको एक एंड रिजल्ट मिल गया कि एसिड डालने से पीला ही रहेगा और बेस डालने से लाल हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लिटमस पेपर की। अब लिटमस पेपर सबसे पहले
आपका क्वेश्चन क्या आता है कि लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है? तो लिटमस पेपर मिलता है, कहाँ से पाया जाता है, क्या कैसे मिलता है? नेचुरली रूप से मिलता है। तो कैसे मिलता है? तो ये लाइकेन से द्वारा इसको बनाया जाता है। अब लाइकेंस है क्या? लाइकेंस एक तरह का म्यूचुअल एसोसिएशन होता है किसके किसके बीच में? फंजाई और एल्गे के बीच में एक तरह का रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि जो लिटमस सॉल्यूशन है या लिटमस पेपर है उसका न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या कलर होता है? तो हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूशन में उसका ब्लू कलर या पर्पलिश सा कलर होगा। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में लिटमस पेपर का कलर ब्लू या पर्पलिश कलर का होगा। जैसे ही उसमें एसिड डालोगे, ठीक है, जैसे जैसे ही उसमें एसिड डालोगे वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? आपका रेड कलर में। और जैसे ही बेस डालोगे वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? ब्लू कलर में। इससे मुझे बात समझ में आई कि अगर मेरे पास एसिड है, अगर मेरे पास एसिड है ए है, ठीक है, और ये हो गया बी और ये हो गया इधर आर। अब बी ए आर से याद रखोगे बात, टल्ली होने वाला बात, ठीक है ना। अब बी ए आर, अगर मेरे पास एसिड है, ए है, यहाँ पर एसिड है, तो ये ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। इसका ऑपोजिट या विपरीत हो जाएगा क्षार के केस में। ठीक है, तो टल्ली से याद रखना कि टल्ली होने वाली जगह पे क्या है? हम लाल हो जाते हैं, दम इतने पीट लेते हैं कि लाल हो गए। तो ब्लू से कैसे हो गए? लाल हो गए। तो एसिड अगर है तो क्या हो जाएगा आपका लिटमस पेपर? ब्लू से लाल हो जाएगा, पर्पल से रेड कलर हो जाएगा। एंड रिजल्ट हमको रेड चाहिए। बेस में क्या होता है? एंड रिजल्ट हमको ब्लू चाहिए। अगर देखो यहाँ पर एक चीज और समझो कि अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास ऐसा लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर कई कलर्स के आते हैं, ठीक है ना, ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लिटमस पेपर कई कलर्स के आते हैं। अब उसमें अगर मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, याद रखना मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे पास क्या है? ब्लू लिटमस पेपर है। मैंने ये ब्लू लिटमस पेपर बना दिया, ठीक है, ये मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर हो गया। और दूसरी बात है, मेरे पास एक लिटमस पेपर है जो कि है रेड, ठीक है ना। दो लिटमस पेपर है मेरे पास, एक लिटमस पेपर है ब्लू और एक लिटमस पेपर है रेड। अब ये समझो एंड रिजल्ट एसिड का क्या था? एंड रिजल्ट एसिड अगर मैं बोलूं तो एसिड का एंड रिजल्ट था क्या? ब्लू से रेड में कन्वर्ट होना। और एंड रिजल्ट बेस का क्या था? बेस का था ब्लू। मतलब कि मुझे लास्ट में अगर बेस है तो ब्लू चाहिए, एसिड है तो रेड चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास लिटमस पेपर कौन सा है? एक ये ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। अब इस ब्लू कलर में, इस ब्लू कलर के लिटमस पेपर में अगर मैं एसिड डालूंगी तो ये कैसा कलर में चेंज? एंड रिजल्ट क्या था इसका? रेड। तो मेरा ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? रेड। अगर मैंने इसके ऊपर बेस डाला तो बेस का एंड रिजल्ट क्या था? ब्लू। तो ये लिटमस पेपर क्या रहेगा? ब्लू का ब्लू ही रहेगा। इसी जगह पे लिटमस पेपर अगर मेरे पास रेड है, अब यहाँ पर मैंने एसिड डाला तो एसिड का एंड रिजल्ट क्या था? रेड। तो ये आपका रेड ही रहेगा। अगर मैंने यहाँ पर बेस डाला तो ये कलर कैसा हो जाएगा? ये आपका ब्लू हो जाएगा, क्योंकि बेस का कलर क्या था? ब्लू। ये बात समझ में आई सबको? वो बात समझ में आई ना कि लिटमस पेपर का कलर क्या रेड हो या ब्लू हो। अगर ब्लू है तो एसिड का रिजल्ट रेड है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, पर बेस डालेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा। ये बात आप आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्या नेक्स्ट है आपका? रेड कैबेज। तो रेड कैबेज भी एक प्राकृतिक सूचक है आपका, जो कि पर्पलिश कलर में होता है। ठीक है, ये पर्पल कलर इसका न्यूट्रल सॉल्यूशन में होता है। जैसे ही इसमें एसिड डालेंगे, अम्ल डालेंगे इस न्यूट्रल सॉल्यूशन में, इमेज साइड में देखते जाओ, तो ये कैसा हो जाएगा? रेड कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही बेस डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीनिश येलो, मतलब ग्रीन से कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कौन सा किसका कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं चाइना रोज। चाइना रोज आपका रेडिश कलर में होता है इंडिकेटर। अब जैसे ही उसमें एसिड डालेंगे वो डार्क रेड या डार्क पिंक हो जाएगा, जिसको मजेंटा बोलते हैं। अगर बेस डालेंगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो अभी तक हमने ये समझा कि देखो येलो वाला तो याद हो गया कि येलो अगर एसिड रहेगा तो येलो ही रहेगा, बेस रहेगा तो रेड हो जाएगा। ठीक है, रेड हो जाएगा बेस से, ठीक है ना। कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है, रेड हो जाएगा बेस से। यहाँ पे पर्पल था लिटमस पेपर, ये हमने समझ लिया। रेड कैबेज का पर्पल कलर था तो डार्क और पर्पल की तरफ या डार्क रेड या मजेंटा की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या रेड कलर का था तो मजेंटा की तरफ चला गया, अब ये ग्रीन रहेगा। तो मतलब ग्रीन ग्रीन बेस में जनरली क्या हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है, यहाँ ग्रीन ग्रीन और यहाँ पर रेड। ठीक है, क्लियर हो गया, याद हो गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। सिंथेटिक इंडिकेटर में हमको दो पढ़ने हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन। कई बार एग्जाम में ABC करके क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने इंक्लूड करे हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करना। थम्स अप करते रहना, कमेंट करते रहना और लाइक करते रहना। चलो आ जाओ। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो आपका ऑरेंज कलर का न्यूट्रल सॉल्यूशन में होता है। तो ये ऑरेंज कलर न्यूट्रल सॉल्यूशन में है। जैसे ही ये इसमें क्या करेंगे? एसिड डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में, और जैसे ही बेस डालेंगे कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर में। मतलब एसिड में ये देता है कलर रेड और बेस में देता है ये कलर येलो। ठीक है, आई होप याद हो गया। सिंपल है, ऑरेंज था,
बेस डालेंगे तो येलो हो जाएगा और आप एसिड डालेंगे तो ये रेड कलर का रहेगा। फिनोल्फथालीन की बात करते हैं। फिनोल्फथालीन एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, मतलब न्यूट्रल फॉर्म में कलरलेस होता है। जैसे ही एसिड डालते हैं इसका कलर हमेशा सेम रहता है, ठीक है, इमेज देखते जाना था इनमें, इसका कलर हमेशा सेम रहता है और बेस डालोगे तो पिंक कलर का हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो कि कैसे है, सूंघ के हम देखते हैं कि ये इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। जैसे कि अनियन हो गया, अनियन, कांदा, प्याज, जो भी बोलो आप। अब इस अनियन में अगर नींबू डालते हैं तो अनियन की महक हमको आती रहती है ना, अनियन हमको महकता रहेगा, कितना भी नींबू डाल दो, कितना भी सिरका डाल दो, अनियन अच्छे से महकेगा, प्यारी सी स्मेल देगा। इसी जगह पर अगर क्या करेंगे, हम बेस डालेंगे तो उसकी स्मेल क्या होगी, चली जाएगी। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। इसी जगह पर एक क्लोव है, क्लोव मतलब लौंग, लौंग क्या करेगी, लौंग का भी रोल सेम होता है। लौंग में अगर एक नींबू डाल दिया तो लौंग की अभी भी महक बरकरार रहेगी। अगर इसमें बेस डाल दिया किसी तरह का तो लौंग अपनी जो स्मेल है उसको खो देगा, छोड़ देगा, भाई स्वाहा हो गया मैं तो। नेक्स्ट वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट भी अपनी स्मेल को रखेगा अगर उसमें एसिड डालोगे, और अपनी स्मेल को लूज कर देगा, खत्म कर देगा अगर उसमें बेस डालोगे। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए, इंडिकेटर्स और यहाँ पर आपको एसिड एंड बेसिस के पॉइंट्स क्लियर आपको अच्छी तरीके से स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम यहाँ पर करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब कि जब भी केमिकल अभिक्रिया के साथ साथ जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो रासायनिक गुण है, एक एसिड की रिएक्शन किस किस किसके साथ हो रही है, चाहे आपका वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ हो रही हो, चाहे एसिड की रिएक्शन खुद बेस के साथ हो रही हो, चाहे एसिड की रिएक्शन आपकी यहाँ पर मेटल के साथ हो रही हो, तो ये सारी चीजें मैं इस पूरे सेशन में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया हो जाती है जब एक एसिड आप पर रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ। ठीक है, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ और ये बनाता है क्या, सॉल्ट, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट करता है। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वो कौन सी गैस रिलीज आउट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्स का। तो ये गैस रिलीज आउट होती है आपकी हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, ये जब रिलीज होती है तो पॉप साउंड देती है, फुट सी आवाज आती है। तो ये पॉप साउंड टेस्ट का भी एक एग्जांपल हो जाता है कि अगर पॉप साउंड रिलीज आउट हो रही है, निकल रही है, तो इसका मतलब फुट से आवाज निकल रही है, तो ये समझ में आ जाता है कि एसिड ने अभिक्रिया कर दी किसके साथ, मेटल के साथ, अम्ल ने अभिक्रिया कर दी आपकी मेटल के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आइए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल Zn, अब मेरे पास क्या है, Zn एक आपका मेटल है और एसिड क्या हो गया, HCl, मेरे पास एक तरह का एसिड है। तो Zn प्लस HCl की अभिक्रिया हुई। अब यहाँ पर क्या था, क्या बनाएगा, Zn Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा, ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन अकेला रह जाएगा, तो ये H2 गैस रिलीज आउट होगी। ये H2 गैस जैसे ही रिलीज आउट होगी, साथ में इमेज देखिए आप साइड में लगी हुई है, तो यहाँ पर ये इमेज जो है ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की है। तो ये H2 गैस जो रिलीज आउट होगी, ये कैसी साउंड प्रोड्यूस करेगी, ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, और ये पॉप साउंड टेस्ट होता है किसका, हाइड्रोजन गैस का, जो कि एसिड और मेटल के साथ अभिक्रिया करकर होता है। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब किसी भी मेटल की आप रिएक्शन आप एसिड के साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि जब एसिड अम्ल हमारा मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है। तो जब भी एसिड, कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो गया, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो गया, चाहे आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, किसी भी तरह का कार्बोनेट फॉर्म मेटल का बनता है क्या, सॉल्ट, वाटर और CO2, क्योंकि कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन से क्या बन सकता है, CO2 बन सकता है। चलो अब देख लेते हैं रिएक्शन जल्दी से। एसिड हम ले लेते हैं वापस से HCl ले लिया, प्लस यहाँ पर अभिक्रिया करें मेटल कार्बोनेट, Na2CO3 ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब जब इसने अभी एक साथ रिएक्शन करी तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका सॉल्ट हो गया आपका NaCl, प्लस आपका बनाएगा वाटर और प्लस आपका बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया हो जाती है किसकी, जब आपका सोडियम कार्बोनेट या किसी भी तरह का मेटल कार्बोनेट, ये मेटल है, Na मेटल है, तो सोडियम कार्बोनेट मेटल और ये कार्बोनेट रिएक्शन किसके साथ करा रहा है, एसिड के साथ करा रहा है, और क्या बन रहा है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो रही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये CO2 का क्या है, जो CO2 रिलीज आउट होती है, इसका भी फर्दर क्या है, एक्सपेरिमेंट, जैसे कि आपके एक्सपेरिमेंट में यूज होता है लाइम वाटर टेस्ट में, ये हम मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, जब मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में कराऊंगी तो ये वाला आपका पोर्शन उसमें दिया हुआ है, तो मैं उसी में करा दूंगी। जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हुई
इतना समझ लो, हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हुई तो पॉक्सॉन टेस्ट होता है, CO2 रिलीज आउट होती है तो यहाँ पर टेस्ट हो जाता है आपका लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टर्न मिल्की वाला हमको रिएक्शंस में देखने, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब रिएक्शन हुई, मतलब अब एसिड अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। एक चीज समझते जाओ, तो यहाँ पर अम्ल जब एसिड, आपका एसिड हो गया, सबसे पहले एसिड लिख लो HCl, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया आपका NaHCO3, NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ठीक है। इसने अभिक्रिया करी तो आपकी सेम चीजें बनेंगी, चीजें सेम बनेंगी, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। हम वही बना देते हैं, सॉल्ट बना दिया, NaCl बना दिया, ठीक, प्लस यहाँ पर वाटर बना दिया, H2O बना दिया, और प्लस CO2 रिलीज आउट हो गया, ठीक है, CO2 गैस। अब देखो तो यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, वही सॉल्ट, वाटर और CO2 बना रहा है। तो इसका मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो चाहे मेटल कार्बोनेट हो, रिएक्शन हमेशा सेम रहती है। एक तरह से सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, CO2 रिलीज आउट होता है, ठीक, क्लियर हो गया। पहले वाले में देखा कि एसिड की रिएक्शन किसके साथ हुई, मेटल के साथ, सॉल्ट और अपना H2 गैस निकली। यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट रिएक्शन एसिड के साथ हुई तो सॉल्ट, वाटर और CO2 रिलीज आउट हुआ। CO2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनेट का फॉर्म यहाँ पर आ गया था, CC था, इसलिए CO2 भी निकला, बाकी वाटर हमारा बनी, ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स जब, देखो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। इससे कई तरह के क्वेश्चंस निकलते हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी। तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, सब हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में ना डीपली करेंगे, ठीक, तो बिल्कुल परेशान मत होना। तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। ये आप ही कैसे होते हैं, ये बेसिक होते हैं नेचर में, और इससे कई क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने इंक्लूड करे हैं अपने क्वेश्चन वाली सीरीज में। तो जब हम क्वेश्चन वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो एसिड की रिएक्शन जब मेटल ऑक्साइड के साथ हुई, मेटल ऑक्साइड के साथ, तो हमारा क्या हो जाता है, जब मेटल ऑक्साइड, अब देखो जब ये हमारा मेटल ऑक्साइड्स क्या है, बेसिक इन नेचर है, इसका मतलब कि यहाँ पर एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, बेस के साथ हो रही है। मैंने क्या बोला, सुनो वापस से, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, दे आर बेसिक इन नेचर। वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। अब बेसिक है नेचर में, इसका मतलब कि एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, बेस के साथ। अम्ल की रिएक्शन आपकी क्षार के साथ हो रही है, तो जब अम्ल की रिएक्शन क्षार के साथ होती है तो क्या बनाता है, वो आपका सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। अब ये सॉल्ट और वाटर बना रहा है तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, जो कि अभी हमें को नेक्स्ट रिएक्शन भी पढ़नी है, ठीक है। तो एसिड हमने ले लिया, मान लो यहाँ पर HCl ले लिया, HCl ने किसके साथ कंबाइन किया, मेटल कार्बोनेट के साथ, CuO के साथ कंबाइन किया। अब क्या बना लेगा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस यहाँ पर वाटर, तो ये कॉपर क्लोराइड क्या बन गया, ये सॉल्ट बन गया और ये आपका वाटर बन गया, ठीक है। तो इससे ये समझ में आया जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर 2 ऑक्साइड है, ये कॉपर 2 ऑक्साइड, ये कॉपर 2 ऑक्साइड कैसा है, ये आपका बेसिक इन नेचर है। इसका मतलब ये एक्ट किसकी तरह कर रहा है, बेस की तरह, एक क्षार की तरह एक्ट कर रहा है, और क्षार की रिएक्शन जब एसिड के साथ होती है सॉल्ट वाटर बनाता है, और ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं एसिड और सॉल्ट। तो वही एसिड और सॉल्ट की, सॉरी एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट नहीं। एसिड और बेस की जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। इस अभिक्रिया को कई बार एग्जाम से पूछा गया है, कौन सी रिएक्शन होती है, तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। ये 4 तरह की रिएक्शन, 5 तरह की रिएक्शन आपको आई होप समझ में आई होंगी। अब कुछ बची हुई रिएक्शन है उसको मैं बता देती हूँ, और चीजें हम स्क्रीन पर करने वाले हैं, तो चीजों को देखते रहिए, चाहे यहाँ पर चाहे स्क्रीन पर, आपके लिए सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। चलिए आइए अब देख लेते हैं कि जो आप रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, एक मेटल की रिएक्शन हमारी किसके साथ हो रही है, क्षार के साथ हो रही है, तो वो क्या अभिक्रिया होगी जब मेटल आपका रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है। जब मेटल रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ तो ये क्या करता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट करता है। जैसे हमने पिछला देखा था कि मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है तो भी सॉल्ट और आपका क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो रही है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से रिएक्शन होती है। सच रिएक्शंस, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि ये जो अभिक्रिया है ये हर मेटल के साथ नहीं पॉसिबल होती है, इसलिए कुछ एक्सेप्शंस ही होते हैं इसमें। सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स, कि सारे मेटल्स के साथ जो आपका बेस है वो कंबाइन नहीं करता है।
ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का कि सब जो रिएक्शन है कि आपके जब असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं तो इसमें लिखा होता है सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। तो इस तरह से आपके असर्शन रीजनिंग में ये पॉइंट को नोट किया जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करेंगे। अब यहाँ पर बात क्या आ जाती है, ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं होती है। तो ये रिएक्शन किसकी हो गई, Zn आपका एक तरह का मेटल है और NaOH के साथ रिएक्शन हुई, NaOH क्या है आपका, ये बेस है आपका, और रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, Na2ZnO2 बना और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हुई। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर अगली रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, क्या है आपकी ये कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ बेस। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है आपका वो बेस के साथ अभिक्रिया कर क्या करेगा। ठीक, तो देखो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, क्यों, क्योंकि इस कार्बन क्या है, ये आपका नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन ये CO2 हो गया तो ये मेटल ऑक्सीजन लग गया तो ये आपका हो गया ऑक्साइड फॉर्म। तो कार्बन का ऑक्साइड फॉर्म हो गया, तो ये कौन सा है, नॉन मेटेलिक, नॉन मेटल है क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को बोला गया। ठीक है, समझिए ना क्यों बोला गया। अब ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है, बेस के साथ हो रही है। बेस आपका क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर बोलते हैं, इसके साथ अभिक्रिया हो रही है। तो क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना रहा है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। हमने देखा कि मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या थे, बेसिक इन नेचर थे। अभी मेटल नॉन मेटल में इसको डीपली समझोगे। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या है, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, नॉन मेटल ये एसिड है, इसका मतलब ये एक हो गया आपका एसिड, इसको मैं कलर चेंज करके बताती हूँ, ये आपका हो गया एसिड और ये हो गया बेस। तो एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ हो रही थी तो क्या बन रहा था, सॉल्ट और वाटर बन रहा था। तो ये सॉल्ट है और वाटर बना और इस रिएक्शन को क्या बोला गया, वापस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चाहे आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स हो या आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हों, जब भी अभिक्रियाएं करते हैं चाहे एसिड के साथ चाहे बेस के साथ, तो ये क्या बनाते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार वापस से इस चीज को रिकॉल कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने क्या बोला पहले कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब मेटेलिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन किसके साथ हुई थी, एसिड के साथ हुई थी। यहाँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, बेस के साथ हो रही है। हमारा एंड रिजल्ट दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। वही यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। बस हमको ये समझना है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, इसलिए एसिड के साथ रिएक्शन कराई। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, इसलिए इनकी रिएक्शन बेस के साथ करवाई गई। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गई होंगी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार अपनी टेबल के टॉप के आगे लगा लेना, जिससे कि आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड और वीक बेस के एग्जांपल्स आपको पता हो। इससे क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करे हैं आपके टेस्ट पेपर्स जो मैं अभी लूंगी इस सब सेशंस कंप्लीट होने के बाद। तो क्या क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होते हैं, देखो जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड की अभिक्रिया अगर वीक बेस के साथ होगी तो जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी उसका सॉल्यूशन कैसा बनेगा, उसका विलेन कैसा बनेगा, वैसा ही बनेगा। इसका मतलब जो विलेन बनेगा वो एसिडिक बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी रिएक्शन HCl के साथ है, HCl ने कंबाइन करा किसके साथ, अमोनिया के साथ फॉर एग्जाम्पल कंबाइन किया। अब HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अमोनिया कैसा है, वीक बेस है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, मतलब एक साथ मिला दिया। अब जब मेरे पास जो सॉल्यूशन बना, जो विलेन बना किसका, HCl के साथ अभिक्रिया करके और NH3 के साथ अभिक्रिया करके। NH3 क्या है आपका, अमोनिया क्या है, ये आपका वीक बेस है और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो मेरे पास सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो एसिडिक बनेगा कि बेसिक बनेगा कि न्यूट्रल बनेगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो सॉल्यूशन बनेगा एसिडिक, क्यों, क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग था एसिड। इसी के विपरीत अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग है बेस, मान लो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेस प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहां पर अगर ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ, वीक एसिड के साथ। अब मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और मैंने मान लो एसिडिक एसिड एक तरह का वीक एसिड जो है वो ले लिया। अब बेस स्ट्रॉन्ग है और वीक एसिड है, तब एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो जो मेरे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिला मुझे वो कैसा मिलेगा, अब वो बेसिक मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग था बेस। तो कैसा सॉल्यूशन विलेन मिला मुझे, बेसिक नेचर का सॉल्यूशन मिला। ठीक है, आई होप ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहां पर एक और नेक्स्ट पॉइंट है जो क्या वो क्लियर करना है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी तक तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लिया, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड लिया। अब तीसरा केस क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन
सॉल्यूशन अब यहाँ बनेगा, ये कैसा बनेगा, ये न्यूट्रल बनेगा, ठीक है, इस चीज उदासीन बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों चीज स्ट्रांग है, तो कहीं सब चीज एक दूसरे को नलिफाई कर देगी और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी, उदासीकरण अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। इसी जगह पर मेरे पास वीक एसिड और वीक बेस का इसकी अभिक्रिया होती है, इन दोनों की अभिक्रिया होती है एक साथ, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहां पर भी क्या है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, उदासीकरण रिएक्शन हो जाएगी। ये सॉल्यूशन कैसे बनेगा आपका, न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं कि अगर मेरे पास, वापस से रिकॉल कर लीजिए, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, पहली रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, ठीक है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सॉल्यूशन कैसा, एसिडिक। अगर मेरे पास दूसरी रिएक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है और यहां पर मैं कलर चेंज कर आपको बताऊंगी, ये सेकेंड रिएक्शन है जहां पर मेरे पास क्या स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो मेरे पास सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक। तीसरी रिएक्शन हमारी हो गई ये वाली, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। चौथी रिएक्शन क्या हो गई, वीक एसिड है और वीक बेस है, तो दोनों में क्या बनेगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर सेम चीजें मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगी, चिंता मत करिएगा। बस ये है कि आप लोग इंटरेस्ट तो दिखाइए पीपीटी की या चीजों की, तो बिल्कुल सारी चीजें आप तक पहुंचती रहेंगी। पहले भी पहुंची हैं टीआरई के समय में, अभी भी पहुंचती रहेंगी। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का संयोजन होता है तो उदासीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, इफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स विद वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, यदि एक मजबूत एसिड को कमजोर आधार के साथ मिलाया जाता है तो समाधान थोड़ा अम्लीय होता है, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है मतलब विलेन है वो कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। व्हेन अ वीक एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज अल्कलाइन, तो वो कैसा रहेगा आपका, क्षारीय नेचर का रहेगा, ठीक है। वीक एसिड एंड अ वीक बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच वीक एसिड रिएक्ट्स विद वीक बेस टू फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हो। अब यहां से स्टार्ट करते हैं क्या, हमारा एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस, ठीक है। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन ये वन लाइनर के फॉर्म में आपसे पूछ ली जाती है, तो क्या आपको याद रखना है कि रेन वाटर का पीएच क्या होता है, लेस देन 5.6 होता है। टूथ डिके जो है वो 5.5 से नीचे होता है। पीएच ऑफ प्योर वाटर जो होता है और ब्लड होता है उसका 7.4 होता है। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस 1.2 होता है। लेमन जूस का 2.2 होता है। नेटल प्लांट प्रोड्यूस मेथेनोइक एसिड, इट इज ट्रीटेड बाय रबिंग द एरिया विथ लीफ ऑफ डॉग प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। ये नेटल प्लांट जो होता है, ये हम काटे काटे से उसमें वो प्रोड्यूस करता है मिथेनोइक एसिड, और इसको अगर कहीं टच हो जाता है पेड़, इस ये पौधा किसी बॉडी के पार्ट से, तो वो बहुत ज्यादा खुजली करता है। तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं, डॉग प्लांट जो होता है उसके आसपास कहीं पाया जाता है, उसकी लीफ को घस कर, ठीक है। तो एक तरह से डॉग प्लांट कैसा काम करता है, बेस का काम करता है, क्योंकि यहां पर अभिक्रिया कौन सी हो जाती है, उदासीकरण अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 वेरी, कितने भी इंपॉर्टेंट लगा लो कम है, क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच द फॉलोइंग में किसी भी तरह से पूछ लिया जाता है। तो टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। टैमरिन टार्ट्रिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, विनेगर एसिडिक एसिड, सोर मिल्क लैक्टिक एसिड, लेमन एंड स्टिंग मिथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग मिथेनोइक एसिड। किसी भी तरह का कीड़ा मकोड़ा काट रहा है तो मिथेनोइक एसिड ही रिलीज आउट करेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन किसकी है, ब्लीचिंग पाउडर की। ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इससे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। देखो ये ब्लीचिंग पाउडर आपका जो हो गया, सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला रट लेंगे। और कैसे रटेंगे, मैंने हमेशा बोला कि आपको जो चीज याद करनी है उसे बार बार रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करेंगे, इसको लिखेंगे, इस फॉर्मूले को, और लिखेंगे नीचे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर, और इसकी फोटो खींचकर अपने टेबल टॉप पर लगाएंगे। जो मैंने टेबल टॉप पर, एक तो मैंने आपको चार्ट लगाने को कहा जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला था, और एक ये आपको कहा, तो आप इसको ऐसा करेंगे तभी आपको याद रहेगा। स्लेग लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, तो ये भी पूछा जाता है कि इसका केमिकल नेम क्या है, तो स्लेग लाइम है। जब स्लेग लाइम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, वाटर रिलीज आउट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके फॉर्मूलेस पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखो, 2-3 बार देखो, याद हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है,
ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्लीचिंग इंडस्ट्री में यूज होता है ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में, पानी पीने के पानी में कीटाणु रहित, उसको कीटाणु रहित करने के लिए, फिर ब्लीचिंग उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका फॉर्मूला हो जाता है। और कैसे बना ये, तो ये बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NH3 और NaCl, ये सब जब कंबाइन हो जाते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फिर सोडियम कार्बोनेट, और ये आपको आगे देखना है। तो मतलब बेकिंग सोडा की अगर बात करी जाए तो बेकिंग सोडा क्या है आपका, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब यूजेस क्या हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा का। सोडा है एक तरह से, ये एंटासिड की तरह काम करता है, एसिडिटी ऑफ द स्टमक का है। ठीक है, इट एक्ट एज ए एंटासिड की तरह काम करता है, जो कि इंडाइजेशन और अपसेट स्टमक को क्या करता है, सही करता है। और ये वॉशिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोपी फोम इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंट है सारे यूज। रिमूव द डर्ट मटेरियल विदाउट डैमेजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, एक्ट एज अ पेस्टिसाइड, यूज इन बेकिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि रिलीज आउट होती है, जिससे डो को क्या करता है, हल्का बनाता है। ठीक है, इट इज यूज इन ईयर ड्रॉप्स, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर्स। इट इज यूज एज ए न्यूट्रलाइजर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, क्योंकि ये एक तरह का बेस है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर यूज इन सोडा एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यूजेस है इसके, एक बार देख लेना। चलो इसको मैं हिंदी में भी देख लें। पेट की एसिडिटी को कम करता है, एक एंटासिड के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग पेट की खराब या अपच को का इलाज करने के लिए होता है। धोने की प्रक्रिया में जल सॉफ्टनर के रूप में ये काम करता है। साबुन का झाग बनने के कारण इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों की में किया जाता है। फिर सामग्री के गुण के नुकसान पहुंचाए बिना सामग्री से गंदगी हटाता है। फिर कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। फिर बेकिंग उद्योग में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है जो आटा गूंदने में मदद करता है। इसका उपयोग कान के बूंद, सौंदर्य प्रसाधनों और व्यक्तिगत देखभाल उद्योगों में इसका किया जाता है। इसका उपयोग एसिड के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए न्यूट्रलाइजर के रूप में भी कार्य होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक बात समझेंगे कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। तो बेकिंग पाउडर हमने बेकिंग सोडा देखा था, जिसका फॉर्मूला क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, तभी याद रहेगा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा में अगर टार्टरिक एसिड को ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है यहाँ पर बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा में किसको ऐड किया, टार्टरिक एसिड को ऐड किया, तो बेकिंग पाउडर बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। अब वॉशिंग सोडा क्या होता है आपका, धुला हुआ सोडा। ये सोडियम कार्बोनेट में जब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर के लगेंगे तो ये Na2CO3.10H2O हो जाएगा। ये कैसे होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब कि क्रिस्टलीकरण एक अभिक्रिया होती है जिसमें कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स का ऐड होता है। चाहे अभी आप आगे भी रिएक्शंस देखेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर ऐड होते हैं तो ये बना लेता है आपका वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर हो रहा है, गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये आपका इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड एज अ लेबोरेटरी एजेंट, इट इज यूज्ड एज अ रिमूविंग स्टेन्स, it is used in removing the permanent hardness of water, it is used in manufacture of soap, paper as well as glass, textile, petroleum refining में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग दाग धब्बे हटाने में किया जाता है। इसका उपयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग साबुन, कागज के साथ साथ कांच के निर्माण में भी किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ा और पेट्रोलियम शोधन के भी कार्य में किया जाता है। ठीक है, अब देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वही मैंने बोला कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या, जहां पर फिक्स नंबर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां पर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो किसी भी रिएक्शन में। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं है कि 6H2O हो जाएगा, मतलब 5 चाहिए तो 5 ही रहेगा। जैसे कॉपर सल्फेट में 5 चाहिए वाटर के मॉलिक्यूल्स तो 5 ही रहेंगे। ठीक है, तभी कॉपर सल्फेट आपका इस तरह का बन जाएगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक, अब देखो, इट इज अ फिक्स अमाउंट ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मुला यूनिट ऑफ सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट में एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर जब प्रेजेंट होता है उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट। यह नमक की एक सूत्र इकाई में मौजूद पानी के अणुओं की निश्चित संख्या कहलाती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि कॉपर सल्फेट, जो आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, इसको जब हीट करेंगे तो ये एनहाइड्रस हो गया। इसका मतलब कि इसमें से वाटर रिमूव हो गया, और अगर वापस से इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो ये ऐसी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पर आपको ना इससे समझ में आएगा। देखो कैसे समझ में आएगा, एक मिनट। देखो ये जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या था, ये ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का क्या था, कॉपर सल्फेट .5H2O था। यहां से हीट कर रहे हैं, हीट करने की वजह से क्या हुआ, देखो धीरे धीरे पानी जो है वो उड़ रहा है भाप के फॉर्म में। तो जो ये ब्लू कलर था ये कैसा कन्वर्ट होता जा रहा है, धीरे धीरे व्हाइट में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये अब क्या हो गया, आपका इसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स खत्म हो रहे हैं, एनहाइड्रस फॉर्म ये लेता जा रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई क्लियर हो गया होगा, इजी था, अच्छा था। अब जिप्सम का क्या है, ऑन हीटिंग जिप्सम at 373 Kelvin, it loses water molecule and become calcium sulfate hemihydrate. This is called plaster of Paris. ठीक है, जिप्सम को जब हीट करते हैं इसकी रिएक्शन देखो ये रही। When plaster of Paris is mixed with water, it changes to gypsum. देखो ये क्या है, ये आपका जिप्सम है। ठीक है, ये आपका जिप्सम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला भी रट लो। इसको एक ही पेज में आपकी सारी चीजें लिख जाएंगी, ठीक है, रटने के लिए। तो ये यहाँ पर CaSO4.2H2O है। जब इसको हीट कर रहे हैं 373 केल्विन पर, तो ये क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन रहा है। ठीक है, अब ये बना, ये क्या हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया CaSO4.5H2O हेमीहाइड्रेट। अब इसमें वापस से जब 3.5 जब आप इसको करेंगे 3.2H2O ऐड करेंगे तो ये आपका कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म वापस से CaSO4.2H2O बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ वाला बच गया था, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह पानी के अणु खो देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर, ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग द हार्ड सॉलिड मास। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सफेद पाउडर है और पानी के साथ मिलने पर यह एक बार फिर से जिप्सम में बदल जाता है और एक कठोर ठोस द्रव्यमान देता है। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पर आपका सारी चीजें खत्म होती हैं।